अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ने जो रिसेंटली मून लैंडिंग की है ना उसके हवाले से। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लर्निंग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये तमाम जो वीडियो है वो स्लो लगे तो इसकी जो स्पीड है ना वो 1.5 पे कर लें। आपको बेहतरीन किस्म का कंटेंट मिलने वाला है इस पूरी वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, पहले तो बात करते हैं प्रोपेगेंडा के बारे में। जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, यार ये फेक है, ये ड्रामा है बाय इंडिया। तो यार कम ऑन, यू आर लिविंग इन 2023, तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ना वो इंडिया के साथ है, और हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो काम तो हमने करना नहीं होता। ठीक है, ये हमारा यानी कि वो वतीरा बन चुका है, हमने काम नहीं करना होता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन से निकाल के ना थोड़ा सा पॉजिटिव एंडिंग पे देखें। चीज़ें बड़ी इंडिया ने रियली रियली बिग अचीवमेंट, हिस्टोरिक अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की है। तो बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। अच्छा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मैं ना लिंक दे दूँगा। अच्छा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे अल जज़ीरा में भी ये पोस्ट, अल जज़ीरा, CNN, BBC, पूरी दुनिया में इंडिया का ना एक बड़ा पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज गया है। और इस सॉफ्ट इमेज की वजह से इंडिया पे जो इन्वेस्टमेंट आई है ना, मैं आपको बताऊँ, 23 अगस्त को लैंड की है। ठीक है, 14 जुलाई से लेकर ना 23 अगस्त, यानी 14 जुलाई को इसने बेसिकली फ़्लाइट ली है फ्रॉम अर्थ टू मून, और 23 अगस्त को शाम को 6 बजे इसने लैंड किया। तो 23 अगस्त से लेकर ना आज तक, यानी 28 अगस्त तक 2.5 बिलियन डॉलर्स की इंडिया के स्पेस जो सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, FDI जा चुकी है। तो यानी कि ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव इमेज गया है इंडिया का पूरी दुनिया में। इसके साथ ना रशिया ने भी एक मिशन भेजा था 10 अगस्त को। 10 अगस्त को रशिया ने फ्लाई करवाया था और उसने लैंड करना था 20 अगस्त को। ये एक साइंटिफिक यानी एक फिजिसिस्ट ही बता सकता है कि रशिया इतना तेज़ 10 ही दिनों में कैसे लैंड करवाना चाहता था, और इंडिया जो है उसको पूरा महीना, बल्कि 1 महीने से भी ऊपर टाइम लग गया। तो खैर ये बात की बात, ये डीप साइंस का नॉलेज है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। जो रशिया का मिशन था वो था लूना 25, तो वो बेसिकली हो गया फेल। ठीक है, यानी कि पिछले 50 साल में रशिया का ये पहला मिशन था और यही फेल हो गया। इंडिया का तीसरा था चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान मिशन था। अच्छा, इंडिया चंद्रयान जो 3 है ना, इस पूरे मिशन का नाम है चंद्रयान 3। इसने लैंड किया कहाँ पे? साउथ पोल पे। अब ये आप पिक्चर में देखें, नीचे साउथ पोल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया। अब सारी टेक्निकल चीज़ों में जाने की बजाय ना थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिटर जो है ना वो बेसिकली यानी कि जो सैटेलाइट है ना हमारे, उसी तरह है। वो मून पे जाके ना क्या करेगा, लेट्स से ये मून है। ठीक है, ये है मून। तो ये जो सैटेलाइट है ना ये इसके राउंड अबाउट घूमेगा, जैसे यानी मून अर्थ। तो वैसे ये जो सैटेलाइट है ना ये मून के गिर्द घूमेगा। तो ये, और जो अपना है जो लैंडर, ये जो है यहाँ सैटेलाइट से जाएगा ये लैंडर इन मून। तो जो मून लैंडर है ना वो मून की सतह पे लैंड करेगा। ठीक है, ये बेसिकली लैंडर है। ठीक है, ये ऑर्बिटर है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो लैंडर है ना इसके अंदर होगा रोवर। ये मूवेबल चीज़ होगी, यानी कि जो एक तो ये है चांद की सरफेस पे जाके ना इसने लैंड कर जाना और इसने वहाँ पे एक खंबे का काम करना। ये जो रोवर है ना ये मूवेबल होगा। ये क्या करेगा, ये मूव करेगा अपनी जगह से विद इन अ फ्यू लिमिट। ज़ाहिर सी बात है, जैसे रिमोट वाली गाड़ी होती है ना वैसे। अब ये जो रोवर है ना ये बेसिकली सिग्नल भेजेगा टू लैंडर। ठीक है, अब ये जो लैंडर है ये सिग्नल किसको भेजेगा, ये ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर किसको भेजेगा, ज़मीन को। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूँ। अब क्या होगा, ये ये अर्थ है। ठीक है, ये मून है, और मून के गिर्द हमारे पास क्या
मूव कर रहा है ऑर्बिटर। यहाँ पे लैंडर है, यहाँ पे रोवर है। रोवर ने सिग्नल किसको भेजे? लैंडर को। लैंडर ने ऑर्बिटर को, ठीक है। ऑर्बिटर ने फिर किसको सिग्नल भेजे? अर्थ को। तो ये बेसिकली सिस्टम है, ठीक है जी। यहाँ पे ये सारा टेक्निकल बाकी अब देख लें। रोवर ने लैंडर को सिग्नल भेजे हैं, लैंडर ने सिग्नल भेजे हैं अपना इसको, क्या नाम है इसको, ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर ने भेजे हैं अर्थ को, ठीक है। अब इंडिया ने जो चंद्रयान 1 टारगेट किया था, वो उसने टारगेट यही किया था, सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजना। अब मैं आपको बताऊँ, ये तीसरा मिशन है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप ये चंद्रयान 3 का आप देख लें। ये चंद्रयान 3 का बेसिकली लैंडर है, जिसका नाम क्या है जी? विक्रम। ये आपको पेपर में आ सकता है। और जो उसका ये लैंडर का ही पार्ट है, ये बेसिकली कंप्लीट लैंडर है। ये जब लैंड कर चुका है ना, ये तब है। ये आप देखें खंबे जैसा बन गया। इसके अंदर से रोवर निकला है, रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर, ठीक है। इसका आप नाम याद रखिएगा, ये जो प्रज्ञान रोवर, नाम याद रखें, नाम इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये अब सारा जो मिशन है ना, ये किस एजेंसी ने अंजाम दी? ये जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक इसरो नाम से जो है जो बार बार आप सुन रहे होंगे, इसरो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वहाँ पे एजेंसी है जिसने ये सारा मिशन कैरी किया। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 15 अगस्त 1969 को हुई, 54 ईयर तो हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी इसका जो बजट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, चंद्रयान जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि पहला चंद्रयान 3 पहला मिशन है इसका, ये बल्कि तीसरा मिशन है जो मून के हवाले से। अदरवाइज इनके और भी हैं, जैसे एक मंगलयान मिशन है जो मार्स की तरफ गया, 2014 में वो गया। इसके अलावा इनका एक और गैलेक्सी के हवाले से मिशन है, वो मुझे नाम भूल गया उसका, वो था। अब जो सारा ये चंद्रयान जो फुल प्रोग्राम है ना, इसकी जो प्रपोजल है वो 2003 से ही शुरू हो गया था, ठीक है। 2008 में ना फिर क्या हुआ जी कि यहाँ पे पहला चंद्रयान 1 जो है ना, उसने टेक ऑफ किया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर है इन श्रीहरिकोटा। इंडिया में एक सिटी है श्रीहरिकोटा, तो उसमें एक स्पेस रिसर्च सेंटर है सतीश धवन, वहाँ से। नवंबर 2008 में जो चंद्रयान जो है ना 1, वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी क्या, यानी कि वो अपना उसमें चला जाता है फेज़ में, लूनर फेज़ में, यानी कि चांद फेज़ में चला जाता है, ठीक है। और आपको ये पेपर में आ सकता है, चंद्रयान 1 वाज बेसिकली द फर्स्ट, वो ये एक ऑर्बिटल था जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाता था। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जिसने आइडेंटिफाई किया था चांद पे वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है। और फिर 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का जो प्रोग्राम था वो एंड हो गया था। उसके बाद इंडिया ने डिज़ाइन किया चंद्रयान 2 2013 में, लेकिन वो डिले करते करते चला गया 2019 तक। इंडिया का जो प्लान था ना, वो ये था, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भेजना है इन चंद्रयान 2, लेकिन ये सक्सेसफुल तब नहीं हो सके थे। तब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटर ही भेज सके थे, और वो अभी भी चाँद के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और उसी ऑर्बिटर को इस्तेमाल किया चंद्रयान 3 ने, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 2 जो है ना, उसने भी सेम रिसर्च सेंटर जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है वहाँ से फ्लाई किया, ठीक है। उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही था, और वहाँ पे जो थे ना वो फेल हो गया था बेसिकली। 2.1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ मून वो क्या हो गया था, वो एक्सप्लोड कर गया था। अब ये जो चंद्रयान 3 की स्टोरी है ना, अभी हम पहुँचे चंद्रयान 3 में। अब ये सारा कुछ हुआ था 2019 में सितंबर के महीने में। तो चंद्रयान 3 है ना जो, वो 2023 जुलाई 2023 को फ्लाई करता है, कहाँ से? सेम रिसर्च सेंटर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो अब उसके बाद अपना क्या हो गया, 23 और 24 अगस्त जो है, यानी कि 23 अगस्त की जो शाम है, वहाँ पे इसने लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग किया ऑन द मून सरफेस। अब सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या फ़र्क है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं, जैसे एक चीज़ को अचानक छोड़ दें सरफेस पे तो वो हार्ड लैंडिंग होती है, चीज़ को कंट्रोल्ड उतारा जाए तो वो सॉफ्ट लैंडिंग होता है। जैसे कोई जहाज़ उतारेंगे तो वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हेलीकॉप्टर की तरह कोई चीज़ उतारेंगे वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जबकि एक वैसे ही कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है थ्रू द सरफेस तो उसको हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। तो ये बेसिकली फिज़िक्स की टर्म्स हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं जो मेन हमारा और टॉपिक है उसके बारे में कि पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए। अब यार आप देखें, इतना मैसिव इन्फ्लो आया है एफडीआई का, मैंने आपको बता दिए एक हफ्ते में 2.5 बिलियन। पाकिस्तान क्या आईएमएफ से भीख मांगता रहता हर साल के लिए 1 बिलियन। तो आप इमेजिन करें 2.5 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है एफडीआई के हवाले से, और ये सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ और एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो नेशन ने इंटीग्रेशन एंजॉय की है, यानी कि अब क्या होता है, पूरी की पूरी कौम जो है वो उसको एंजॉय, जैसे आप एक पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो कराची वाले और लाहौर वाले इकट्ठे मिलके ना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। अदरवाइज़ हम लोग ना, क्या होता है कि जो एथनिक डाइवर्सिटी है ना उसके नाम पे लड़ते रहते हैं, जैसे सिंधी और पंजाबी लड़ते रहते हैं, बलोची और पंजाबी, ये सारे मसाइल पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं तो पूरा मुल्क सेलिब्रेट करता है। ऐसा नहीं है कि बलोची जो है ना वो सेलिब्रेट ना कर और पंजाबी सेलिब्रेट करता है, ऐसा नहीं होता। तो नेशनल इंटीग्रेशन होती है। तमिलनाडु के काले जो है ना वो हबशियों टाइप लोग जो हैं, और ऊपर नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे मिलके इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें यार, उस पूरी नेशन को उन्होंने इकट्ठा कर दिए, एक पेज पे ला दिए। अदरवाइज जितना इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री है वो तो लड़ लड़ के मर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ दीज अचीवमेंट्स, ठीक है। यूथ मोबिलाइजेशन होती है, इससे यूथ को एक हौसला मिलता है कि हमारी जो नेशन है वो तरक्की कर रही है। डायरेक्ट इस चीज़ का इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि स्पेस में जाकर क्या फ़ायदा किसी को डायरेक्ट को। लेकिन ये जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है ये बेसिकली आपके नेशन के लिए प्राइड का एक मूवमेंट होती है, ठीक है। ये आपके नेशन की डायरेक्शन सेट करती हैं कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती हैं इससे, ठीक है। आपका आईटी सेक्टर बूम करता है, जितनी भी आपकी तरक्की है वो आप, मैं आपको बताऊँ आज के दौर में ना जितने भी आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी, ठीक है, वायरलेस की टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा स्पेस से शुरू हुआ था। ये बेसिकली नासा ने रिसर्च करके ये चीज़ें की थी, क्योंकि स्पेस में तो तार नहीं जा सकती ना, ठीक है। तो उन्होंने दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने वायरलेसली कम्युनिकेट करना सीखा था। फिर वहाँ से फिर मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1970s में। और आप देख सकते हैं आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इसी की माहौल मिन्नत है। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दी है, स्पेस एजेंसी। अब स्पेस एजेंसियों की बात करें तो पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जो कि जितने भी पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनको हैंडल करती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी स्पेस में अचीवमेंट हासिल नहीं की। इनफैक्ट एक वक्त अब पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। मैं आपको इनफैक्ट अगर मैं इसकी डेट ही आप डेट ऑफ फॉर्मेशन देख लें तो ये 16 सितंबर 1961 को फॉर्म हुई है, जबकि ये 15 अगस्त 1969 को, यानी 8 साल बाद इसरो वजूद में आया, ठीक है। जो स्पार्को है वो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ना ये इसका हेडक्वार्टर है कराची में। ये आपको MCU वगैरह में आ सकता है, कराची में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन क्या किया जा सकता है आज के दौर में ना, इसको बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बजट नहीं है, बजट भी काफ़ी है। ये तो यहाँ पे 7 बिलियन लिखा हुआ रुपीज़, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल जो बजट है वो तकरीबन इससे डबल है, ठीक है। 15 बिलियन के करीब है आसानी से बजट, सॉरी 15 बिलियन, 50 मिलियन के करीब बन जाता है। तो क्या स्पार्को वाकई फेलियर है? पाकिस्तान का चंद्रयान कहाँ है? पाकिस्तान यानी कि अपना कोई स्पेस प्रोग्राम क्यों लॉन्च नहीं कर रहा? तो अगर हम हिस्ट्री और हिस्टोरिकली देखें तो 1961 में बना है हमारा स्पार्को, 62 में बना है उनका, सॉरी 62 कह रहा हूँ, 69 में, 62 में बेसिकली उन्होंने एक स्पेस कमीशन बनाया था। तो आप ये बट जो करंटली इसरो है इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1969 में हुई थी। अब पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट है वो ली थी इन रहबर 1 इन 1962, और सिर्फ 1 साल बाद। डिफरेंस कितना आ गया? 1 साल का। जबकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपना पहला जो स्पेस मिशन था आर्यभट्टा वो 1975 में, यानी कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से 6 साल बाद, ठीक है। और स्पेस प्रोग्राम के तकरीबन कितने बनते हैं? 13 साल बाद। जबकि पाकिस्तान ने ये अचीवमेंट कितनी देर में हासिल की थी? जस्ट 1 ईयर।
इंडिया का जो बजट है वो 2 बिलियन के करीब है, 1.5 बिलियन लिखा हुआ है लेकिन इससे ज़्यादा ही है। पाकिस्तान का बजट 43 मिलियन है, तो इससे ज़्यादा 50 मिलियन के करीब है। ठीक है, 1962 से 72 तक पाकिस्तान ने पहले 10 साल में 200 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए थे इनटू द स्पेस, जबकि जो इंडिया ने सिर्फ 2 लॉन्चिंग पैड्स लॉन्च किए थे। फर्स्ट वन PSLV और सेकंड GSLV। ये लॉन्चिंग पैड्स होते हैं ये बेसिकली। ये टेक्निकल टर्म है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। फिर पाकिस्तान में आया डिक्टेटरशिप में आए हमारे रिलीजियस क्लैरिक्स, जिसमें ज़ियाउल हक साहब सर फहरिस्त थे। तो बजट क्राइसिस तो पाकिस्तान में चला गया स्पार्क को। अब बजट क्राइसिस में क्यों गया था? उस वक्त पाकिस्तान हालांकि इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिलीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है ना, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कि गलत इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमारा रिलीजन है वो इस दुनिया से बाहर जाने की हमें इजाज़त नहीं देता, यानी कि स्पेस रिसर्च की इजाज़त नहीं देता। तो ये क्या किया जा सकता है? अच्छा जी, 2008 में फिर उन्होंने लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान-1 जो मैंने आपको बताया वो उन्होंने किया। पाकिस्तान ने 1990 में अपना पहला सैटेलाइट बदर-1 के नाम से लॉन्च किया इन स्पेस, और 2001 में पाकिस्तान ने सेकंड सैटेलाइट बदर-B या बदर-2 वो लॉन्च किया, लेकिन 2 साल बाद ही तकरीबन 2003 में उसने वो नाम गुम हो गया, गायब हो गया, यानी कि उसके सिग्नल लॉस्ट हो गए। और 2011 में पाकिस्तान ने पाकसेट IR-1, ठीक है, ये लॉन्च किया फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना के लॉन्चिंग पैड से। 2018 में पाकिस्तान ने पाक टेस्ट 1A लॉन्च किया चाइना से, ठीक है, और ये है दिस वाज द फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड थिंग बाय द स्पार्को, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, हम वापस आते हैं इंडिया में। 2008 में फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान-1 जो मैंने आपको बताया। 2014 में मंगलयान जो था इनका मार्स मिशन, ठीक है, MOM, फर्स्ट स्पेस एजेंसी इन एशिया टू रीच मार्स, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्पेस एजेंसी थी इंडिया, और ये जो मून लैंडिंग वाली ये दुनिया में चौथी एजेंसी है, एशिया में ये दूसरी एजेंसी है। दुनिया में आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना, उसके बाद इंडिया, और इन जो है एशिया उसमें रशिया, चाइना और फिर इंडिया। तो 2016 में इन्होंने 20 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इन स्पेस। 2017 में 104 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट में इन्होंने लॉन्च किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2019 में इन्होंने सेकंड लूनर ऑर्बिटर जो था चंद्रयान-2, उसके बारे में हमने बात की है। तो अभी 2023 में इन्होंने क्या किया है, चंद्रयान-3 को इन्होंने हाईलाइट करके फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का कर रहा हूँ क्या हुआ? अब देखें तो पाकिस्तान की एजेंसी 1990 तक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। हमने पहला सैटेलाइट भी फॉरवर्ड कर दिया था इन स्पेस, लेकिन 2000 आते आते हम बिल्कुल ही गिर गए थे, जबकि इंडिया की एजेंसी लिफ्ट अप कर रही थी। इसरो जो है वो 1990 के बाद ही सही तरह ऑपरेशन में आई। अगर आप देखें यहाँ से भी तो सीधी नज़र आ रहा है, इन्होंने 2008 में तो मिशन शुरू किए हैं, ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने 1962 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, अपना जो है रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया है इन स्पेस। तो हमने 1990 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जबकि वो भी सोच रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च करने का। उन्होंने भी 2091 में कर दिया था, लेकिन दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट। लेकिन ये मसला कहाँ पे हुआ? मसला हुआ लीडरशिप में। मसला हुआ हमारे पास यूथ जो थी, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड जो यूथ थी वो हमें नहीं मिल रही थी। मसला हुआ हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ में, ठीक है। हमारी प्रायोरिटीज़ कभी भी साइंस एंड रिसर्च रही ही नहीं है, स्टेम फील्ड रही ही नहीं है। IT हमने कभी सोचा ही नहीं IT में भी हम जाए, ठीक है। ये तो अभी रिसेंट बूम जो है, जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, इंटरनेशनल जो एक्सपोजर मिला है, उस वजह से हमें मजबूरन IT में जाना पड़ा है। अदरवाइज आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट डिज़ाइंड टू अडॉप्ट टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। उसके ऊपर से हमारे जो मिलिट्री है उन्होंने हमारे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है पिछले 70 सालों से। पहले तो उनका भी थोड़ा सा था कि वहाँ पे ना चेक एंड बैलेंस था, ब्यूरोक्रेसी अच्छी थी, जुडिशरी थोड़ी सी मामलात को चेक एंड बैलेंस में रखती थी। जुडिशरी तो खैर गुलाम थी पहले दिन से, बट फिर भी दे वर सेंसिबल पर्सन इन जुडिशरी। लेकिन फिर 1990 आते आते हमारे पॉलिटिशियंस जब यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है पॉलिटिक्स, ठीक है, एरा ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद मुशर्रफ आया, और तो फिर तो हमारी मिलिट्री ने एक तो बैकडोर में जो बिहाइंड द कर्टल एक पॉलिटिक्स की है, और
अप फ्रंट पे आकर भी जो लीड किया तो उसने बेड़ा गर्क किया पिछले 40 सालों में मुल्क का। तो ये चीज़ थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये बड़ा डिटेल तलब टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन में आईटी सेक्टर जो प्रायर पे होना चाहिए। इसको इसरो के पास ना, इंडिया के पास बेसिकली 1967 से आईटी इंडस्ट्री है। ठीक है, उन्होंने 1967 में सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन SEEPZ वो डेवलप किया था। उनकी आईटी इंडस्ट्री 1967 से डेवलप कर रही है, और ये जो SEEPZ जो है ये 1973 में उन्होंने डेवलप कर लिया था। पाकिस्तान में आज भी उस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग जोन नहीं। हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन ज़रूर है, लाहौर में है, कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कराची में हमारे पास लियारी इंडस्ट्रियल स्टेट है, KP में हमारे पास वो है कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट, फैसलाबाद में है, सियालकोट में है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल जोन हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग जोन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो आईटी इंडस्ट्री है इसने इसरो को बड़ा फ़ायदा दिया है इन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, स्पेस क्राफ्ट मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन, डाटा एनालिसिस में बड़ा उन्होंने। पाकिस्तान में आज तक डाटा एनालिसिस का सच कोई प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हो पाया। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेटिक्स एंड उस तरह के प्रोग्राम्स ही नहीं हैं। हम आज भी यानी कि आउटडेटेड प्रोग्राम्स, आउटडेटेड एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि दुनिया AI तक पहुँच चुकी है और हम लोग अभी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फंसे हुए हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे 6th क्लास से आपको ऑप्शन होती है कि आप लोग कोडिंग में जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में सब कुछ नहीं है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 1984 में उन्होंने डेवलप किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और पाकिस्तान ने 1984 में क्या डेवलप किया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़े हुए थे उस टाइम पे हम लोग इन्वॉल्व थे कोल्ड वॉर में, और हमारी प्रायोरिटीज़ थी अपने पैसे कमाने हैं सिर्फ। लेकिन जबकि इंडिया की प्रायोरिटीज़ थी, उन्होंने टेलीमेटिक्स की तरफ उस टाइम गए, रोबोटिक्स में उस टाइम पे IITs उन्होंने डेवलप की थी। राजीव गांधी जो था उस टाइम का, जो उनका PM था, वो फादर ऑफ IT इन इंडिया कहना जाता है। उसकी वजह से उसने टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन लेकर आया। जबकि पाकिस्तान में उस टाइम क्या हो रहा था, डिक्टेटरशिप आई हुई। पाकिस्तान क्या कर रहा था, अमेरिका का साथ दे रहा था इन डिफीटिंग मुजाहिदीन, और वो मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में खुद ही भेजे थे कुछ साल पहले अगेंस्ट USSR। तो ये यानी कि आज उनका जो IT सेक्टर है, बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशनल डायरेक्शन 180 बिलियन की एक्सपोर्ट पे खड़ा है, और पाकिस्तान का 6 बिलियन की 2025 में 350 बिलियन पे चला जाएगा, और पाकिस्तान का ऐसे कम ही होगा। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, और हमारे पास जो एनर्जी की क्राइसिस, अभी तक हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर नहीं है। हमने बाकी चीज़ें क्या देखनी, हमारा लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होती। तो ये था एजुकेशन के हवाले से। और लीडरशिप क्राइसिस में अगर हम बात करें तो यार, अगर आप इनके लास्ट जो 5 से 6 जो हेड्स हैं उनको अगर आप देखें, उनका ना, मैं आपको डेजिग्नेशन कंपैरिजन का नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ आप उनका जो है एजुकेशन कंपैरिजन करें। मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, PhD कॉस्मिक रेज एंड कैम्ब्रिज से की हुई है उन्होंने। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में BSc, MSc, BSc, ये 1960s के जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है उन्होंने PhD फ्राम इंपीरियल कॉलेज कैम्ब्रिज से की थी फिजिक्स। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम सेम ईरा में थे। ठीक है, इनफैक्ट तो ये इनके घर भी गए थे डॉक्टर अब्दुल सलाम इंडिया में। खैर वो बात की बात है। तो ये अब हम डेजिग्नेशन की तरफ आ जाते हैं। ये लगा लें अब मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल ख़त्म नहीं होते यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फंक्शनली स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD हैं, ये PhD। तो यहाँ पे आपको फंक्शनली स्पेसिफिक टेक्निकल पर्सन मिल रहे हैं, हेड। तो जो हेड, जब आप एक क्रिकेटर को क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो वो फिर क्या करेगा? क्रिकेट खेलने की जगह आप उसको हॉकी के प्लेयर को अगर सेंड कर देंगे क्रिकेट खेलने, तो वो क्रिकेट खेल तो नहीं पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हमने फ़ौजियों को लगा दिया हुआ है अपने इदारे चलाने में। वापटा का चेयरमैन वो है, PSC के चेयरमैन मेजर जनरल होता है,
ठीक है। ये जो स्पार्को का जो चेयरमैन है वो इधर है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तो वापटा के जो चेयरमैन थे उन्होंने तो कहा था कायद अज़म की तस्वीर हटा के उनकी तस्वीर लगाई जाए। पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो यार हमारे यहाँ कंसेंशुअल पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इमरान खान नवाज शरीफ पे लड़ता रहता, नवाज शरीफ इमरान खान पे लड़ता रहता, पीपल पार्टी आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मामला होता है ये फोकस होने ही नहीं देता पॉलिसी मेकर्स का टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च या स्टेम फील्ड रिसर्च। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया में अगर बात करें तो अगर पिछले 70 सालों से एक ही जमात रूल कर रही थी, वहाँ पे लड़ाई थी ही नहीं, वो थी कांग्रेस। अब जो है अपना 1990s में जब बीजेपी पावर में आई है तो अभी वो मेजोरिटी के साथ आई थी। अभी मोदी बीजेपी का जो है वो 2014 से कर रहा है गवर्नमेंट, तो वो मेजोरिटी के साथ कर रहा है। वहाँ पे लड़ाई नहीं है, वहाँ पे कंसेंशुअल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स है, जबकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। यहाँ पे आर्टिकल 62-63 ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंसेंशुअल बेस्ड गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं। यहाँ पे कोई किसी से नहीं पूछता एजुकेशन में आपने क्या किया है, तालीम में आपने क्या किया है, हेल्थ में आपने क्या किया। यहाँ पे सारा का सारा पूछता है इसने करप्शन कर दी तो तुमने भी तो करप्शन की है। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन है कि आपने करप्शन की है, मैंने करप्शन की है, किसने ज़्यादा करप्शन की है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि इंडिया में ठीक है, लाइक मैंने कर्नाटका का इलेक्शन थोड़े दिन पहले इसको रिव्यू किया था, उस पर वीडियो मैंने चढ़ाई हुई है। वहाँ पे पूरी बीजेपी हार गई है, वहाँ पे कांग्रेस पावर में आ गई है। ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन का मुद्दा उठाया हुआ था, जबकि जो बीजेपी थी वो यही काम कर रही थी, वो एलिगेशन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही थी। तो कांग्रेस को वोट वहाँ पे मिले, ठीक है। तो दिस इज़ द केस। अब क्या हम ये जो अचीवमेंट है अपनी पुरानी वाली उसको रीगेन कर सकते हैं, हम लोग उस जगह पे आ सकते हैं? ये सोल्यूशन है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएं कमेंट्स में। पहली चीज़ तो ये था, आप मुझे पता है कि यहाँ तक ना आपने वीडियो सुनी नहीं है, लेकिन अगर सुन ली है तो एक तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अदरवाइज़ मैं बता देता। नहीं तो आप जाएं यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं कि क्या सोल्यूशन है आपकी नज़र में पाकिस्तान को ठीक करने के और ये सारी अचीवमेंट्स वापस रीगेन करने के। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, इतना लंबा पेशेंस रखने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में। यार इस तरह का कंटेंट सुना करें आप। वो पता नहीं क्या सुनते रहते हैं सारा दिन, ब्लॉगिंग और ये वो। आप उनको भी देखें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट आप अपने फारग वक्त में ऐसी चीज़ों को सुना करें। इससे इन्फॉर्मेशन बढ़ती या माइंड रिफ्रेश, तो इसी से तरक्की आती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।